नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको इजहार असर साहब का नावल सुना रहा हूँ। इसका उन्वान है मौत के बाद। आज इस नावल की 6ठी किस्त सुनिए। 6ठी किस्त। जनक ने हैरत से उसकी जानिब देखकर पूछा, क्या दिन चढ़े तक सोते रहे हो? हाँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। दिन को 12 बजे तक सोता रहा हूं। क्यों? रात कैसी गुजरी? रात तो अच्छी गुजरी, सिर्फ नींद नहीं आ सकी। क्यों? तुम्हारे मकान के भूत परेशान करते रहे। क्यों, वाकई तुम्हें भूतों से साबिका पड़ा था? जनक ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा। हाँ, सारी रात वो मेरे कमरे में अटखेलियां करती रही हैं। वो कौन? 2 भूतनियां। भगवान के लिए साफ साफ बताओ। जनक ने अशीम की अधूरी बातों से उलझते हुए कहा, मैं फिलहाल इसी कदर बता सकता हूं कि तुम्हारे उस मकान में 2 खूबसूरत लड़कियों के भूत बसते हैं। क्या वाकई? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है और उनके साथ बातें की हैं। अच्छा? जनक की आंखें हैरत से फटी रह गई। और तुम्हें उनसे खौफ नहीं मालूम हुआ? खूबसूरत लड़कियों से खौफजदा होने की क्या जरूरत थी? अशीम ने हंसकर कहा, लेकिन वो भूत जो हैं हुआ करे। खूबसूरत लड़कियां अगर बेवफा ना हो तो भूत होने के बावजूद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो ज्यादा से ज्यादा रूहानी सदमा पहुंचा सकती हैं, जैसे लता ने मुझे पहुंचाया है। फिर अब क्या इरादा है? जनक ने पूछा। क्या अब भी तुम भूतों के कायल नहीं हुए? भूतों का कायल तो हो गया हूं, अशीम ने जवाब दिया। लेकिन इस बात का मैं कभी कायल नहीं हो सकता कि भूत इंसान को हलाक कर डालते हैं या और किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। अशीम, जनक ने इंतहाई संजीदगी से कहा, मैं एक बार फिर तुमसे इल्तिजा करता हूं कि भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ दो और वो मकान खाली करके यहीं मेरे पास आ जाओ। तुम्हें इल्म नहीं कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं। इतनी बड़ी दुनिया में तुम ही तो मेरे वाहिद दोस्त हो। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए ये सदमा बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ओह, तुम फिक्र ना करो मेरे अजीज दोस्त, अशीम ने लापरवाही से कहा। यकीन करो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, बल्कि उल्टा फायदा पहुंचने की उम्मीद हो सकती है। फायदा? और भूतों से? जनक ने ताज्जुब से कहा। वो कैसे? उन हसीन भूतों की मौजूदगी में कम से कम मैं लता का सदमा भुलाने के काबिल जरूर हो जाऊंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, जनक ने मायूसी से कहा। भगवान जाने तुम क्या करना चाहते हो और क्या होने वाला है। बस मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारी जात को कोई नुकसान ना पहुंचाए। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अशीम ने हंसकर कहा, अच्छा अब मुझे खाना खिलाओ, सख्त भूख लगी है। चलो, भूख तो मुझे भी लगी है। दोनों उठकर खाना खाने चले गए। खाने से फारिग होने के बाद अशीम एक पब्लिशर की दुकान पर गया। अब भूतों या रूहों के बारे में
जिस कदर तहकीकाती किताबें उसे मिल सकी उसने सब खरीद ली। दरअसल कल तक तो वो भूतों का सिरे से कायल ही न था, लेकिन जब एक बार उसका भूतों से वास्ता पड़ चुका और उसे यकीन हो गया कि वाकई भूतों का वजूद भी है, तो उसने इस अजीब व गरीब मखलूक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हालात मालूम करने का फैसला कर लिया। सवाल ये था कि भूत क्या दरअसल मुर्दा इंसानों की रूहें होती हैं या उनकी कोई अलग नस्ल है। हिंदुस्तान में चूंकि भूतों पर तहकीकाती किताबें बहुत कम छपी हैं, इसलिए उसे इंग्लिश अदब की मदद लेनी पड़ी। यूरोप के लोग हर मजमून पर पूरी तवज्जो के साथ तहकीक करते हैं, इसलिए भूतों और रूहों के बारे में उन लोगों ने हैरत अंगेज हद तक मालूमात हासिल कर ली। हद ये है कि मुर्दा इंसानों की रूहों से बात करने के लिए एक हैरतनाक साइंटिफिक आला प्लानचेट नाम का भी बनाया गया है। ये एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें एक तख्ती लगी हुई होती है और एक पेंसिल। जो शख्स किसी रूह से बातचीत करना चाहता है वो तख्ती में एक कागज़ लगाकर मशीन के ख़ास हिस्से पर हाथ रखकर उस मुर्दा इंसान का तसव्वुर करता है। कुछ देर के बाद रूह आ जाती है और पेंसिल खुद ब खुद कागज़ पर चलने लगती है। उसके बाद जो सवाल रूह से पूछा जाए वो कागज़ पर पेंसिल की मदद से लिख देती है। ये तमाम बातें अशीम ने कई बार सुनी थी, लेकिन उसे यकीन ना आता था क्योंकि वो रूहों और भूतों का सिरे से कायल ही नहीं था। लेकिन अब जिस वक्त उसे दो हसीन भूतों से खुद वास्ता पड़ा तो उसे हर बात हकीकत मालूम होने लगी। किताबें लेकर वो मकान पर वापस आ गया और सहन में कुर्सी डालकर शाम तक पढ़ता रहा। इस दौरान कोई खास वाकया पेश न आया, ना ही भूत नजर आए। अंधेरा फैलने लगा तो फिर वो खाना खाने के लिए उठकर चला गया। रात को 9 बजे के करीब वो वापस आया। अपने कमरे में जाकर उसने लैंप जलाया और दरवाजा बंद करके पढ़ने बैठ गया। 2 मिनट बाद ही दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक की आवाज सुनाई दी। चली जाओ यहां से, उसने गुस्से में चीख कर जवाब दिया। मुझे परेशान न करो, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन दस्तक की आवाज मुसलसल होती रही और जब उसने कोई जवाब न दिया तो दरवाजे पर एक तेज आवाज हुई। उसने फिर किताब से नजर उठाकर देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और दोनों लड़कियां गर्दन अंदर डाले उसे झांक रही थीं। हालांकि कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया था। उसकी नजर ऊपर उठते ही लड़कियां फिर पीछे हट गईं, जैसे शर्मा कर छुप गई हों। लेकिन यही वाकया मुतवातिर कई बार पेश आया। हर बार जब आहट सुनकर वो नजर उठाकर देखता तो दोनों लड़कियां अंदर सर किए हुए झांकती हुई नजर आती, लेकिन जब उसकी नजर पड़ती तो वो शर्मा कर फौरन पीछे हट जाती। उसने झुंझलाकर किताब रख दी और बावर्ची खाने में चाय बनाने के लिए चला गया। मगर बावर्ची खाने में जाकर उसे पता चला कि तमाम सामान गायब है। वो फौरन समझ गया कि ये भी इन शरीर भूतों की मेहरबानी है। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस कमरे में आ गया। देखा तो दोनों लड़कियां एक एक किताब हाथ में लिए मेज के पास खड़ी हैं।
अशीम को देखते ही उन्होंने किताबें फौरन मेज पर रख दी। छोटी लड़की ने मेज पर पड़ी हुई गर्द अपनी साड़ी के पल्लू से साफ की और किताबें बिल्कुल करीने से सजा दी। फिर उसके जानिब घूर कर मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखने लगी। अशीम दरवाजे में ठहर कर चंद लम्हों तक उनकी जानिब घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर अपनी मसहरी पर पैर लटकाकर बैठते हुए बोला, अच्छा, अगर तुम दोनों मेरे पास रहना ही चाहती हो तो कुर्सियां ले लो और शरीफ लड़कियों की तरह इत्मीनान से बैठ जाओ। लेकिन चूंकि मुझे बहुत काम करना है, इसलिए खामोश बैठी हुई देखती रहो। किसी किस्म का हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लड़कियों ने मुस्कुराकर सर तस्लीम खम किया और बड़ी शीरीं आवाज में जवाब दिया, इस इनायत का बहुत बहुत शुक्रिया। उन दोनों ने कुर्सियां उसके मुकाबिल खींच ली और बैठ गईं। अशीम पढ़ने में मशगूल हो गया और वो दोनों आपस में खुसुर फुसुर करती रहीं। कोई 20-25 मिनट के बाद बड़ी लड़की बोली, क्या आप यहां मुस्तकिल रहेंगे? हाँ, उसने सर उठाकर जवाब दिया, मैं यहां मुस्तकिल तौर पर रहने के इरादे से आया हूं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि इस मकान में भूत रहते हैं, लेकिन मैं चूंकि भूतों से बिल्कुल नहीं डरता, इसलिए मैंने ये मकान किराए पर ले लिया। तुम खुद देख रही हो कि मैं तुमसे बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं, इसलिए बेहतर यह है कि हम लोग दोस्तों की तरह रहें। तुम भी अच्छी लड़कियों की तरह रहना सीखो। कुछ देर के लिए फिर खामोशी छा गई। वो किताब पढ़ता रहा और लड़कियां आपस में सरगोशी करती रहीं। 15-20 मिनट के बाद बड़ी लड़की फिर बोली, क्या पढ़ रहे हैं आप? भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। उसने झुंझला कर कहा, मैं अभी अभी तुमसे कह चुका हूं कि मुझे बहुत काम करना है और तुम घड़ी घड़ी बातों में लगाकर मेरे काम में मुखल हो रही हो। बड़ी लड़की कुछ झेप गई और छोटी लड़की मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। आखिर तुम इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हो? बड़ी लड़की ने सवाल किया। अशीम ने किताब मेज पर पटक कर नाराजगी से उसके जानिब देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। छोटी लड़की ने फिर एक कहा लगाया और कुर्सी से उठकर उसके ऐन मुकाबिल किताबों की मेज से लगकर खड़ी हो गई। मेज पर रखे हुए लैंप की रोशनी का एक हाला लैंप शेड से निकलकर उसके चेहरे पर पड़ने लगा और अशीम को बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे चांद के गिर्द नूर का हाला छा गया हो। उसकी लंबी लंबी स्याह रेशमी पलकें बड़ी बड़ी गिलाफी आंखों पर इस तरह छा गई जैसे शराब के 2 ग्लासों पर रेशमी सरपोश ढक दिए गए हों। वो बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार था, ऐसा प्यार जो एक महबूबा की आंखों में अपने चाहने वाले के लिए होता है। उसके होंठों पर एक अजीब दिलफरेब सी मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे चमेली की कली फूल बन रही हो। छोटी लड़की बड़ी देर तक मोहब्बत भरी नजरों से अशीम को घूरती रही। अशीम फिर किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। लड़की दबे दबे कदमों से उसकी पुश्त पर गई और अपनी मरमरी हथेलियां अशीम की आंखों पर रख दी। उसने चौंक कर उसके हाथ पकड़ने चाहे,
लेकिन लड़की ने जल्दी से अपने हाथ खींच लिए और उसके सर के बाल मजाक से खींचकर कमरे के दूसरे कोने में कह लगाती हुई भाग गई। अशीम ने किताब मेज पर डाल दी और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वो कमरे के कोने में दुबक गई। अशीम ने झपट कर उसे पकड़ा, लेकिन अशीम के हाथ लड़की के गैर मरई जिस्म से गुजरकर दीवार से जा लगे और लड़की कह लगाती हुई कमरे के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। बड़ी लड़की भी अपनी छोटी बहन के साथ इस खेल में शामिल हो गई। अशीम ने घूर कर गुस्से से उन दोनों की जानिब देखा और कहा, सुनो, अब अगर मैंने कभी तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? खूबसूरत और शैतान भूतनियों। ये कहकर वो वापस मसहरी पर आकर बैठ गया। लड़कियां उसकी धमकी सुनकर ना खौफजदा हुई और ना कमरे से भागी, बल्कि बड़ी लड़की ने कहा लगाते हुए कहा, नहीं, न तुम हमें पकड़ सकते हो और न मार सकते हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या चाहती हो। अशीम ने दोनों लड़कियों को घूरते हुए कहा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी ना कर सकूंगा। मुझे परेशान करने से भी तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। लड़कियों ने फिर एक कहा लगाया, लेकिन अशीम की बात का कोई जवाब ना दिया। कुछ देर के बाद लड़की फिर आगे बढ़ी और बड़े पुरअखलाक लहजे में बोली, तुम बावर्ची खाने में क्यों गए थे? चाय बनाने के लिए। अशीम ने जवाब दिया, क्यों, क्या भूख लगी है? हाँ, हल्की हल्की भूख भी लगी है और चाय पीने की भी ख्वाहिश है। अगर हम तुम्हारे लिए चाय बना लाएं, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? अशीम ने मुस्कुराकर दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, बहुत अच्छा, हम अभी लाते हैं। बड़ी लड़की ने जवाब दिया और दोनों लड़कियां तेजी के साथ कमरे से बाहर चली गईं। 15 मिनट के बाद वापस आई तो उसने देखा कि बड़ी लड़की चाय की ट्रे हाथ में लिए चली आ रही है और छोटी लड़की उसके पीछे पीछे 2 प्लेटें लिए हुए। अशीम ने उनकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तकलीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी लड़की ने मुस्कुराकर ट्रे मेज पर रख दी और चाय की प्याली बनाकर उसकी जानिब बढ़ा दी। छोटी लड़की ने प्लेटें उसके सामने रख दी। अशीम ने देखा तो एक में गर्म गर्म समोसे और दूसरी में वो बिस्किट थे जो अपने सामान के साथ लाया था, लेकिन ट्रे में चाय का सिर्फ 1 कप था। इसलिए उसने हैरत के साथ लड़कियों की जानिब देखते हुए पूछा, क्या तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं, यह तो बहुत बुरी बात है। यह कैसे हो सकता है कि मैं चाय पीऊं और तुम मेरी सूरत देखती रहो? शुक्रिया, हमें चाय पीने की कोई ख्वाहिश नहीं। तो फिर समोसे या बिस्किट खा लो। अच्छा, अगर तुम जिद्दी करते हो तो हम बिस्किट खाए लेते हैं। बड़ी लड़की ने जवाब दिया और दोनों लड़कियों ने एक एक बिस्किट उठा लिया। अशीम ने समोसा हाथ में लेकर कहा, गरम गरम चाय और समोसों के लिए मैं किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया तो बाद में अदा करना, बड़ी लड़की ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन जरा होशियार रहना, क्योंकि मैंने इनमें जहर मिला दिया है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
अशीम ने समोसा खाते हुए कहा, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे जहर देकर हलाक करने की कोशिश करोगी? बिगाड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम हमें अच्छे लगते हो। बड़ी लड़की ने हंसकर जवाब दिया, तो जो आदमी अच्छे लगते हैं क्या उन्हें मार दिया जाता है? हाँ, ताकि तुम भी मरकर हमारी तरह भूत बन जाओ और मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ रहने लगो। फिक्र मत करो, मैं जिंदा रहकर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरे लोगों की तरह डर कर भागूंगा नहीं। समोसे निहायत लजीज थे, इसलिए उसने खूब मजे ले लेकर खाए और गर्म गर्म चाय पी। लड़कियों ने सिर्फ एक एक बिस्किट ही लिया। बर्तन खाली हो गए तो बड़ी लड़की उन्हें उठाकर वापस बावर्ची खाने में ले गई और दूसरे कमरे से एक साफ तौलिया लाकर उसे दिया ताकि वो अपना मुंह साफ कर सके। अशीम ने तौलिए से हाथ मुंह साफ करके उन लड़कियों से कहा, मैं तुम लोगों का बहुत मशकूर हूं और इस दोस्ताना इक़दाम को कबूल करता हूं। आज से हम लोग इस मकान में हिस्सेदार दोस्तों की तरह रहा करेंगे। शुक्रिया, बड़ी लड़की ने जवाब दिया। लेकिन आपका नाम क्या है? मुझे अशीम कहते हैं। और तुम्हारा? मेरा नाम रमना कुमारी है, लेकिन मेरा लक़ब रम्मी है, बड़ी लड़की ने जवाब दिया। और फिर छोटी लड़की की जानिब इशारा करते हुए बोली, इनका नाम सुषमा कुमारी है और लक़ब शम्मी है। खूब, नाम तो बहुत प्यारे हैं। क्या तुम दोनों सगी बहनें हो? हाँ, रम्मी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारे वालिदैन का क्या नाम था? अशीम ने पूछा। क्यों? तुम हमारे वालिदैन का नाम क्यों पूछते हो? छोटी लड़की शम्मी ने कहा। जाहिर है कि तुम हमसे शादी करने का इरादा नहीं रखते। तुम में इतनी जुर्रत ही नहीं कि तुम हम में से किसी एक के साथ एक बिस्तर पर रात गुजार सको। ऐसी सूरत में तुम हमसे शादी करने की कैसे जुर्रत कर सकते हो? और क्यों हमारे वालिदैन के बारे में पूछते हो? क्या तुम ये ख्वाहिश रखती हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं या तुम्हारे साथ गुनाह की रातें बसर करूं? दोनों लड़कियों के चेहरों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई, लेकिन उन्होंने अशीम की बात की तरदीद नहीं की, बल्कि खामोश बैठी रहीं, जिसके मानी नीम रजामंदी थे। अशीम ने दोनों को खामोश देखकर बारी बारी उनके चेहरों पर नजर डालते हुए कहा, सुनो मिस रम्मी और मिस शम्मी, तुम दोनों बिल्कुल नादान हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम दोनों भूत हो और मैं इंसान हूं। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे जज्बात से मैं भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका, लेकिन ये सब कुछ बेफायदा है। एक भूत और इंसान का जिनसी रिश्ता कभी कायम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जिस्म बिल्कुल गैर मरई है और जब कभी तुम अपने जिस्म को मादी शक्ल में पेश करती हो तो वह लाश की तरह इस कदर ठंडा होता है कि कोई इंसान भी उसे छूने या उसे प्यार करने की ख्वाहिश नहीं कर सकता। इसलिए इस किस्म की ख्वाहिश बिल्कुल हिमाकत है। न मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूं और ना तुम्हारे साथ गैर कानूनी तौर पर ताल्लुकात कायम कर सकता हूं। इस पर भी अगर तुमने मुझे सताने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे यह मकान छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए बेहतर यह है कि हम लोग क्यों ना अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे के हमदर्द बनकर रहे हैं। बोलो, क्या तुम लोगों को सिर्फ दोस्त की हैसियत में मेरा साथ रहना मंजूर है? रम्मी और शम्मी दोनों भूत लड़कियों ने एक दूसरे की जानिब झेपी झेपी नजरों से देखा, जैसे वो एक दूसरे से शर्मिंदा हो। फिर शम्मी ने सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, जो तुम कहते हो बिल्कुल ठीक है। हम दोनों एक दोस्त की हैसियत से रहने को बिल्कुल तैयार हैं और अपनी गुज़िश्ता हरकतों की माफ़ी चाहती हैं। बहुत खूब, अशीम ने मुसर्रत से कहा। मुझे तुम लोगों का यह फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई। बस आज से हम तीनों एक दूसरे के सच्चे और मुखलिस दोस्त की हैसियत से रहेंगे। कुछ देर तक वो तीनों अपनी अपनी जगह पर खामोश रहे। फिर चंद लम्हों के बाद अशीम बोला, तुम दोनों अब जाकर सो क्यों नहीं जाती? हमें रात को नींद नहीं आती। शम्मी ने जवाब दिया, क्योंकि हम दिन भर सोते रहते हैं। बहुत अच्छा, कल से मैं भी दिन भर सोया करूंगा और रात को तुम्हारे साथ जागा करूंगा। ये ठीक है, शम्मी ने मुसर्रत से खिलकर कहा। ये कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं आप? रम्मी ने नई किताबों की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये भूतों के बारे में कुछ तहकीकाती किताबें हैं। क्या आजकल तुम भूतों के बारे में तहकीक कर रहे हो? शम्मी ने हंसकर कहा। हाँ, अशीम ने जवाब दिया। वजह उसकी ये है कि इस मकान में आने से पेशतर में भूतों का बिल्कुल ख्याल न था, लेकिन तुम लोगों से मिलकर मुझे यकीन करना पड़ा कि वाकई दुनिया में भूत भी कोई चीज़ है। और अब इस बारे में तहकीकाती किताबें पढ़ने के बाद तुम लोगों की दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हालात मालूम करना चाहता हूँ। तो इस बारे में किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तुम जो कुछ पूछना चाहते हो हमसे पूछ लो। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है? अशीम ने हंसकर कहा। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि तमाम भूत क्या मुर्दा इंसानों की रूहें होती हैं या भूतों की एक अलग नस्ल होती है? अलग नस्लें भी होती हैं और मुर्दा इंसानों की रूहें भी होती हैं। जिन्हें तुम लोग भूत कहते हो वो मुर्दा इंसानों की रूहें होती हैं, और जिन्हें तुम जिन कहते हो वो अलग एक नस्ल होती है। क्या तुम दोनों भी दो खूबसूरत लड़कियों की रूहें हैं जो कभी मर चुकी हैं? हाँ, शम्मी ने जवाब दिया। तुम्हें मरे हुए कितना अरसा हो चुका है? 50 साल, रमी ने कहा। लेकिन ये मकान तो पहले अच्छा खासा था। भूत का असर तो इसमें अभी 3-4 साल से हुआ है। हाँ, क्योंकि हम पहले इस मकान में नहीं रहती थी, शम्मी ने जवाब दिया। इस इलाके में हमारा तबादला हाल ही में हुआ है। पहले हम शहर के जुनूबी हिस्से में जो एक टूटा हुआ मंदिर है उसमें रहती थी। फिर यहाँ एक आबाद मकान में क्यों आ गई? अशीम ने हैरत सवाल किया। क्योंकि हमारा वहाँ से तबादला हो गया। इस इलाके में कोई तन्हाई की जगह ना मिल सकी, मजबूरन हम इस मकान में रहने लगे। क्योंकि 50 साल पहले इसी मकान में हम दोनों बहनें प्लेग के असर से एक ही दिन के अंदर अंदर मरी थीं। इस मकान से हमें बहुत मोहब्बत थी, इसलिए हमने इसी मकान में रहना पसंद किया। तबादला हो गया, क्या मानी? अशीम ने हैरत से कहा। क्या तुम लोगों के तबादले भी होते रहते हैं? हाँ, रम्मी ने जवाब दिया।
बिल्कुल दुनिया की तरह हमारा भी एक निज़ाम होता है। अलग अलग इलाक़ों के अलग अलग अफसर होते हैं और उस इलाके में रहने वाली तमाम रूहें उन अफसरों की मातहत होती हैं। अगर कोई रूह कायदा कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो उसे सज़ा भी दी जाती है। तबादले भी आम तौर से सज़ा की एक हल्की किस्म होते हैं। खूब, तो गोया तुमने भी उस वीरान मंदिर में रहते हुए अपने कानून की खिलाफ वर्जी की थी। हाँ, शम्मी ने हंसकर जवाब दिया। और अब दूसरी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो क्या? अशीम ने सवाल किया। तुम्हारे साथ मेल जोल बढ़ा रहे हैं। ये क्या खिलाफ वर्जी है? हाँ, शम्मी ने जवाब दिया। कानून के मुताबिक कोई भूत इंसानों से मरासिम नहीं बढ़ा सकता। इसके बारे में अगर तुम्हारे सरदार को पता चल गया तो क्या होगा? हमें सजा दी जाएगी। ये तो बहुत बुरी बात है, अशीम ने कहा। मेरी वजह से खामखा तुम लोग तकलीफ उठाओगी। कोई हर्ज नहीं। बड़ी लड़की रम्मी ने हंसकर कहा, तुम इस कदर खूबसूरत अच्छे हो कि तुम्हारी खातिर हम हर किस्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। जब तुम लोग जिंदा थी तो क्या तुम्हारी शादियां हो चुकी थी? नहीं, रमी ने शर्माते हुए कहा। लेकिन उसी साल हमारी शादियां जो होने वाली थी कि शहर में बड़ा खौफनाक प्लेग फैला और हम दोनों बहनें उसमें मर गईं। शादी की हसरत हमारे दिल में ही रह गई। मरने के बाद तो तुम में बहुत सी खूबियां पैदा हो गई होंगी, अशीम ने पूछा। हाँ, शम्मी ने जवाब दिया। अब चूंकि हम सिर्फ रूह हैं, इसलिए हर जगह बआसानी आ जा सकती हैं, हत्ता के ठोस दीवार से गुजर सकती हैं और जब चाहें अपने जिस्म को सख्त बना सकती हैं। लेकिन अफसोस कि उसमें जिंदगी की हरारत नहीं पैदा कर सकती। क्या रूहें इंसान के दिल का राज जान सकती हैं? अशीम ने पूछा। हाँ, क्या तुम लोग किसी दूसरे जिस्म में भी दाखिल हो सकती हो? अफसोस, इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, शम्मी ने जवाब दिया। अव्वल तो इसलिए कि इस बारे में हमें खुद बहुत ज्यादा बातें नहीं मालूम। दूसरे ये कि ये भूतों की दुनिया का एक राज है जिसे हम अफशा नहीं कर सकती। अपनी दुनिया के अहम राज अफशा करना हमारी दुनिया में सख्त तरीन जुर्म समझा जाता है, जिसकी इंतहाई सजा दी जाती है। क्या तुम लोग मर भी सकती हो? नहीं, अब हम कभी नहीं मर सकती, क्योंकि हम मादा नहीं हैं, सिर्फ रूह है। तुम्हारी दुनिया में सजाएं किस तरह दी जाती हैं? अशीम ने पूछा। यह भी एक राज की बात है, रमी ने जवाब दिया। उसी वक्त घड़ियाल ने कहीं दूर 3 बजाए और वो दोनों लड़कियां उठ खड़ी हुई। अच्छा, अब तुम आराम से सो सकते हो। हम दोनों जाती हैं क्योंकि हमारा वक्त हो चुका है। लेकिन तुम लोग किस जगह सोती हो? अशीम ने हैरत से पूछा। अपने अपने कमरों में। मुझे तुम सोती हुई नजर नहीं आती। नहीं, हम सोने के बाद तुम्हें नजर नहीं आ सकती। जब तक हमारी ख्वाहिश होती है हम तुम्हें नजर आती रहती हैं, और जब ख्वाहिश नहीं होती हम तुम्हारी मादी आंख से गायब हो जाती हैं। फिर तुम लोग इंसानों की तरह क्यों नहीं रहती? अशीम ने पूछा।
क्योंकि ये हमारे कानून के खिलाफ है। कोई भी रूह इंसानों के साथ इंसानों की तरह नहीं रह सकती। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अशीम ने उठकर दोनों से हाथ मिलाया। मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कियां सुबह बखैर कहकर 2 कदम आगे बढ़ी। एक लम्हे के लिए आपस में सरगोशी की और फिर रुककर खड़ी हो गई। क्यों, क्या बात है? अशीम ने पूछा। उन दोनों ने अशीम की जानिब ललचाई हुई निगाहों से देखा और फिर सर झुका लिया। क्या बात है? अशीम ने आगे बढ़कर कहा। तुम लोग बताती क्यों नहीं? अब तो हम आपस में दोस्त हो चुके हैं, इसलिए बेतकल्लुफी के साथ जो बात दिल में है कह डालो। बात यह है, बड़ी भूत रम्मी ने नजरें नीची करके साड़ी के पल्लू से खेलते हुए कहा, क्या तुम हम दोनों को रुखसती बोसे नहीं दे सकते? हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। छोटी बूथ शम्मी ने कहा, क्योंकि प्यार करने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए बहुत बेहतर। शम्मी ने उसकी बात बहुत बेहतर। अशीम ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे कोई एतराज नहीं। ये कहकर उसने बड़ी भूत रम्मी को अपनी आगोश में खींचकर सीने से लगा लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। लेकिन अशीम को लज्जत बिल्कुल महसूस न हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ की सिल उसके सीने से लगी हुई हो। उसके सारे जिस्म में सर्दी की सी फुरेरियां दौड़ गईं। जल्दी से उसने रम्मी को छोड़ दिया और फिर शम्मी को अपनी आगोश में खींच लिया। अगरचे शम्मी का जिस्म भी रम्मी की तरह सर्द और बेजान था, फिर भी उसने महसूस किया कि शम्मी रम्मी से ज्यादा पुरजोश है। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों लड़कियों ने शर्माते हुए कहा। क्या तुम दोनों को एक दूसरे से हसद नहीं होता? क्या तुम दोनों को एक दूसरे से हसद नहीं होता? अशीम ने पूछा। होता है, रम्मी ने जवाब दिया, लेकिन मौजूदा हालात में हसद करना लाहासिल है। अच्छा, कल रात फिर मिलेंगे। फिलहाल सुबह बखैर। सुबह बखैर, अशीम ने जवाब दिया। अशीम ने दरवाज़ा बंद किया और वापस सोने के लिए मसहरी पर आया तो उसने देखा कि छोटी मेज पर वो दोनों बिस्किट जैसे कि तैसे पड़े थे, जो दोनों भूत लड़कियों ने खाने के लिए लिए थे और उसके सामने खूब चबा चबा कर खाए थे। वो हैरत से बिस्किटों को देखने लगा, लेकिन अब वो इस किस्म की बातों का आदी हो गया था, इसलिए उसने ज्यादा परवाह न की और लैंप बुझाकर आराम से सो गया। अगली किस्त कल सुनाऊंगा आपको। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।